राजप्रसाद मीणा, राज प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में मैं आपको जानकारी दूंगा और हम शुरुआत कर रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति नामक पुस्तक से, और इसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। हम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 1 में शुरुआत करेंगे और वह अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में आपको थोड़ा पहले परिचय दूं कि शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है, और यह समकालीन विश्व राजनीति की एक विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित भी है कि हम इस शीत युद्ध की चर्चा करें, क्योंकि किस तरह से दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध का मुख्य केंद्र रहा। इस अध्याय में हम विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध समरस्थलियों तक भी जानकारी प्राप्त करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से भी विचार करेंगे कि दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती देने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमारे भारत की क्या भूमिका रही, ये भी हम इसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी में हम अब अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? आगे क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, क्यूबा का मिसाइल संकट, ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसके अंतर्गत, क्योंकि 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को एक चिंता सता रही थी, और वो चिंता क्या थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ देश था और एक छोटा सा द्वीप होने के कारण क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब क्यूबा अमेरिका के निकट था, लेकिन उसका लगाव सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ ने उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी दी थी। तो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? वहाँ सैनिक अड्डे के रूप में बदलने की एक योजना बनाई। सैनिक अड्डा जब वहाँ बदलने का उसने फैसला किया तो 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में क्यूबा में जब सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें तैनात कर दी गई और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीक निशाने पर आ गया, क्योंकि अमेरिका की सीमा के पास सोवियत संघ की मिसाइलें आ गई। अब अमेरिका के भूभाग के लगभग दुगने ठिकाने और शहरों पर सोवियत संघ यहाँ से हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जो परमाणु हथियार तैनात किए गए, उनका अमेरिका को एक हफ्ते बाद पता लगा और अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने
और उसके सलाहकारों ने कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि दोनों देशों के पास ही परमाणु युद्ध हथियार थे। ऐसी स्थिति में कॉनेडी ने एक आदेश दिया, अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। देखिए, उसने युद्ध तो नहीं शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन अमेरिका ने क्या योजना बनाई कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े थे उनको ये आदेश दिया कि जो सोवियत संघ के जहाज़ क्यूबा की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में अब ऐसा होने लगा कि दोनों देशों के बीच में युद्ध होकर के रहेगा। इस बात को लेकर के दोनों वो थे, अब दोनों देशों के बीच में युद्ध होकर के रहेगा, और इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसको फिर से ध्यान से समझिए। कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा अमेरिका भौगोलिक क्षेत्र से अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन वो सोवियत संघ का तरफ उसका रुझान अधिक होने से सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ को इस बात का खतरा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि वहाँ क्यूबा के जो राष्ट्रपति है उनका कहीं अमेरिका तख्ता पलट कर दे। राष्ट्रपति कौन था वहाँ? फिदेल कास्त्रो का कहीं तख्ता पलट न हो जाए। ऐसी स्थिति में क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें तैनात कर दी गई, और मिसाइलें जब तैनात की गई तो अमेरिका को एक हफ्ते तक तो मालूम ही नहीं पड़ा। जब उसे इस बात का पता लगा तो ऐसी स्थिति में उसने वहाँ जंगी बेड़ों को ये कहा कि आप सोवियत संघ के क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोक दें। इस प्रकार से दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब जब इस बात की स्थिति हो गई तो अब दोनों के बीच में क्या हुआ कि कोई युद्ध टालने का दोनों ही प्रकार से फैसला चाहते थे, और अंत में सोवियत संघ ने जहाज़ों ने गति को धीमी कर ली और वापसी का रुख अपना लिया। अब वापसी का रुख अपना लिया तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध काल का जो चरम बिंदु था, वो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा उनके साक्षी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप तो नहीं लिया, लेकिन दो देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध तो नहीं छिड़ा। अंततः दोनों महाशक्तियां और उनके जो साथी देश थे इन युद्धों में संलग्न रहे। ऐसी स्थिति में यह तीसरे विश्व युद्ध से संसार बच गया, लेकिन शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश और सैन्य के गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भरी नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ विचारधाराओं के स्तर पर वास्तविक संघर्ष था। और विचारों की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका कर रहा था। यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थक था, जबकि पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ कर रहा था, और इस गुट का प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए था। और इन्हीं विचारधाराओं के में यह शीत युद्ध का रूप पड़ा था। और अब इसके बारे में समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा हैं, इनके बारे में हम कक्षा 11 में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा बिंदु है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है, ये अगला टॉपिक है हमारा। शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध
क्या है, इसके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करें, शीत युद्ध क्या है, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध में इस प्रकार की स्थिति। तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शीत युद्ध क्या है। और सन 1945 में जब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से जो 1945 तक लड़ा गया था, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने की थी, जबकि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। और इस विश्व युद्ध के लगभग सभी ताकतवर देश इसमें शामिल थे और यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैल चुका था और संसार में लगभग सभी जगह यह युद्ध फैला था, जिसमें चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक भी इस युद्ध की वो झलक देखने को मिली और बड़े पैमाने पर एक जनहानि और धन हानि हुई थी इस युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा काफ़ी भारी पड़ी थी। अब दूसरे विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, तो समाप्ति की शुरुआत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए और जापान को युद्ध में घुटने टेकने पड़े थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब परमाणु बम गिराने के अमेरिका फैसले की काफ़ी स्तर तक आलोचना हुई है। अब आलोचना क्यों हुई है? क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और ऐसे में वो बम गिराना गैर जरूरी था। इस कारण से उसकी आलोचना हुई है। अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगह पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। अर्थात इस अमेरिका का परमाणु बम गिराने में क्या आधार था? सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगह पर सैन्य अभियान है और राजनीतिक लाभ है, इसको सोवियत संघ के इस उद्देश्य को वो जाहिर करना चाहता था, उसको रोकना चाहता था एक प्रकार से। और अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, ये भी वो दुनिया को दिखाना चाहता था। इसलिए वो बाद में अमेरिका ने अपने समर्थन में ये तर्क दिया कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि रोकने के लिए हमने परमाणु बम गिराया है। ये उनका मुख्य आधार रहा, लेकिन ये आधार एक स्वरूपन उचित नहीं था और यह ही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर जब दो महाशक्तियों का उदय हो गया, जर्मनी और जापान युद्ध में हार चुके थे, यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उभर करके आई। उनके पास बहुत अधिक क्षमता थी और विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ की महाशक्ति की होड़ में एक दूसरे का होना, शीत मुकाबला खड़ा करना, ये शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। इसी आधार पर दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो गए कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। इसी के आधार पर पक्ष में युद्ध की जोखिम में या किसी भी अन्य प्रकार की स्थिति को आंकने के लिए, युद्ध जोखिम से जैसे मामले को समाप्त करने के लिए वहाँ कोई आधार नहीं लेना चाहता था, कोई मोल लेना नहीं चाहता। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन होने वाले विध्वंस का कोई औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता था। इसी आधार पर दो परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि विजेता कौन रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि विजेता को और पराजित दोनों ही राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के अंतर्गत काफ़ी एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, एक दूसरा बर्बाद हो जाएगा और हथियार ऐसी स्थिति में
हथियार बचाने का प्रयास करने के लिए, परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश के लिए, उनको बर्बाद न हो, ऐसी स्थिति में अवरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया और दोनों ही के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने वाली क्षमता के कोई भी पक्ष का युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था और इसी से महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। रक्त रंजित का रूप क्यों नहीं ले सका? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु हथियारों से लैस थी और वो दोनों इस बात को जानती थी कि यदि हमने परमाणु हथियारों का प्रयोग कर लिया किसी भी एक राष्ट्र ने, तो दोनों को ही बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। इसीलिए ये मामला ठंडे बस्ते में रहा और पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन उसके पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी, अर्थात उनका वाक युद्ध मुख्य रहा। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर यदि दोनों महाशक्ति और अपने अपने गुट प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा की और उन्हें इन देशों को एक दूसरे के अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा जो इनका बर्ताव था, उससे परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसी की वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन न जाए। और जब दो महाशक्ति और उनके अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक जो अवरोध का संबंध है, जिससे युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसकारी होगा, इसी संदर्भ में जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों राष्ट्रों के बीच में ही संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना, शीत युद्ध के समूचे आधार पर मनुष्य जाति पर मंडराए खतरे को जैसे तैसे संभाल करके रखा, ये उनका मुख्य आधार रखा।